नमस्कार विद्यार्थियों। एसपीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी। पिछले वीडियो में अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के गुडविल वाले चैप्टर में ये देखा था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे अपने इसकी गणना करते हैं। तो इस वीडियो में अपने इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे कि वास्तव में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अपने कैसे इसकी गणना करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो क्वेश्चन अपने देखेंगे। 1 अप्रैल 2017 को सचिन ने अजहर से व्यवसाय क्रय किया। अजहर ने 31 मार्च को समाप्त हुए विगत वर्षों में प्रति वर्ष लाभ इस प्रकार अर्जित किए। पिछले 5 सालों के लाभ दिए हैं। 2014 में 82,000, 2015 में 1,07,000, 2016 में 1,50,000 और 2017 में 1,80,000 रुपये। ये पिछले 5 वर्षों के में लाभ दे रखे हैं। आगे बता रहा है, यह भी ज्ञात हुआ 2014 वर्ष के लाभों में 12,000 रुपये का संपत्ति के विक्रय से लाभ है। यानी ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से लाभ नहीं है, कोई संपत्ति बेची थी उससे 12,000 रुपये अपने को 2014 में लाभ हुआ है। और 2015 के लाभों में 13,000 रुपये आग से असाधारण हानि, अब नॉर्मल लॉस हुई है आग से 2015 में। आगे कह रहा है व्यवसाय की संपत्तियां बीमित नहीं थी और अब सचिन संपत्तियों का बीमा करवाना चाहते हैं, यानी भविष्य में बीमा करवाया जाएगा तो उसके खर्चे भी होंगे। आगे बता रहे अनुमानित बीमा प्रीमियम जो है 3,000 रुपये प्रति वर्ष होगा। तो ये 3,000 रुपये बीमा प्रीमियम अपने आने वाले वर्षों में अपने को प्रत्येक वर्ष का चुकाना होगा। सचिन वर्तमान में लेखापाल के रूप में काम कर रहा था। सचिन इसी व्यवसाय में लेखापाल के रूप में काम कर रहा था और 2,000 रुपये प्रति महीने वेतन पा रहा था। तो 2,000 रुपये प्रति महीने यहाँ पे वो वेतन पा रहा था अजहर के बिजनेस में। अब वो वही बिजनेस खरीद रहा है, तो ये 2,000 रुपये इसको बाहर तो नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि सचिन जो कि भविष्य में व्यवसाय का मालिक होगा तो उसका एक उचित अपने मालिक का रेमुनरेशन जो है, पारिश्रमिक जो है वो घटाते हैं, तो वो घटाना होता है। तो वो अपने इसमें इसको लेके चलेंगे कि मान के चलेंगे कि ये खर्चा अपना रेगुलर जारी है, क्योंकि पहले तो जो सचिन को बारी पेमेंट के रूप में जो अजहर कर रहा था, लेकिन अब बारी पेमेंट तो सचिन को नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये 2,000 रुपये जो हैं वो वास्तव में अवसर लागत के रूप में अपने को लाभ में से, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से घटाने चाहिए। और इसमें चूंकि पहले से घटे हुए हैं तो अपने इसके साथ अब कुछ भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आगे अपने देखेंगे। अब सचिन अपने लेखापाल की सेवाएं समाप्त करना चाहता है। सचिन और एक लेखापाल है, उसकी सेवाएं जो है समाप्त करना चाहता है। अब सचिन अपने लेखापाल की, यानी सचिन का कोई अब लेखापाल अकाउंटेंट है, उसकी सेवाएं अब समाप्त करना चाहता है, वो इसको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो 600 रुपये महीना जो है वेतन वर्तमान में पा रहा है, ये 600 रुपये महीना अपने को आगे से वेतन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वास्तविक औसत लाभों की गणना करनी है, हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करनी है। तो अपने देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो अपने प्रत्येक वर्ष का जो है ना एडजस्टेड प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, जो प्रत्येक साल का ज्ञात करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, हल किया मैंने, आप देख रहे हैं जब 31/3/14 को जो वर्ष समाप्त होता है उसमें अपने को इसने 82,000 रुपये लाभ बताए हैं। अब साथ में अब इसने बताया था कि जो उसके अंदर 12,000 रुपये किसी संपत्ति की बिक्री से लाभ जो है वो शामिल है। अब आपको पता है संपत्ति की बिक्री से जो लाभ है वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं होते, तो अपने इसको इसमें से घटा के चलेंगे। तो उसके बाद 70,000 रुपये जो आ जाएगा हमारा, वो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 2014 के लिए। इसी प्रकार 2015 का अपने को प्रॉफिट बता रहा है ये 1,07,000 रुपये, ठीक है। और साथ में अपने को ये सूचना दे रहा है कि 2015 के अंदर आग लग गई थी जिससे 13,000 का नुकसान हुआ था। तो ये आग लग गई थी, ये भी अब नॉर्मल लॉस है। तो अब नॉर्मल लॉस को अपने वापस जो है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते टाइम जोड़ते हैं, तो इसको अपने जोड़ देंगे। तो 1,07,000 प्लस 13,000 हो जाएगा 1,20,000 हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 2015 के लिए। 2014-15 वर्ष के लिए हमारा 1,20,000 रुपये एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। और 2016 का 1,50,000, इसके बारे में अपने कोई सूचना नहीं दे रखी, तो अपने इसी को मानेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। इसी प्रकार 17 का है 1,80,000, ये भी ऐसे की ऐसे मानेंगे, इसके बारे में कोई अपने को अतिरिक्त सूचना नहीं दी हुई है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट की गणना करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की गणना कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। पहले साल को
पहले साल से लेकर अंतिम साल तक अपने को वेट देने हैं। पहले साल को 1 वेट देना है, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, इस प्रकार से अपने को वेट को बढ़ाता जाना है। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि अपने ये कॉलम बनाया है पहला साल का 2014, 2015, 2016, 2017। उसके बाद प्रॉफिट लिख दिया, जो अपने जिसकी गणना अपने ऊपर करी है एडजस्टेड प्रॉफिट की, 70,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000 रुपये। और आगे इसी प्रकार अपने वेट दे दिए 1, 2, 3, 4। तो अगला कॉलम आप देख रहे हैं, लास्ट कॉलम वो प्रोडक्ट का है, वेट इंटू प्रॉफिट। तो ये कितना आ गया, 70,000, 70,000 इंटू 1, 70,000, 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000, 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000, 1,80,000 इंटू 4, 7,20,000 रुपये। इसी प्रकार से हम इन प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, जो आ जाएगा हमारा 14,80,000 रुपये। और वेट का टोटल कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारा 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटा टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स है 14,80,000 रुपये और बटा 10, यानी 1,48,000 रुपये हमारा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,48,000 रुपये आ गया। अब अगला स्टेप है हमारा जो अपने को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट देख लेंगे 1,48,000 रुपये। अब अपने इसमें क्या समायोजन करने होते हैं, जिसकी सूचना अपने को दी होती है कि जो चीज़ें भूतकाल में नहीं हो रही थी लेकिन भविष्य में होंगी या नहीं होंगी, यानी भविष्य में होने वाली नई चीज़ों के लिए इसमें अपने समायोजन करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो क्या होगा भविष्य में, एक तो ये है एक्सपेंसेस नॉट नीडेड इन फ्यूचर, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट। मैंने बताया था सचिन का जो एक लेखापाल है वो 600 रुपये प्रति महीना, सवाल में इसने बताया कि 600 रुपये प्रति महीना वो वेतन पा रहा है, उसकी अब ज़रूरत नहीं होगी। यानी ये 600 इंटू 12, 7200 रुपये प्रति वर्ष का खर्चा अपने को करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है 7200 रुपये से बढ़ जाएंगे। इसको अपने इसमें जोड़ देंगे तो अपना टोटल आ जाएगा 1,55,200 रुपये। और आगे ये बता रहा है कि एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कौन कौन से खर्चे हैं जो फ्यूचर में संभावित है, कौन से होंगे। तो अपने क्वेश्चन में अपने देख के आए हैं, इसने बताया था, आपने देखा था कि भाई फ्यूचर में अपने को बीमा करवाना होगा और बीमे का जो प्रीमियम है वो 3,000 रुपये सालाना होगा। यानी 3,000 रुपये को मेरे को बीमा प्रीमियम के रूप में चुकाने होंगे। तो ये हमारा भविष्य का खर्चा जो हमारा बढ़ने वाला है वो 3,000 रुपये जो प्रत्येक वर्ष का है। तो 1,55,000 में से ये 3,000 घटाने के बाद जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,52,200 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा खर्चा हो गया 1,52,200 रुपये। अब इसके बाद अपने पढ़ के आए थे कि अभी जो है सचिन जो है अजर के यहाँ काम कर रहा है और उसको वेतन चुकाया जा रहा है कितना, 2,000 रुपये प्रति महीना। भविष्य में ये वेतन सचिन को बाहर तो नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन जो है आपको पता है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में ये हमारा खर्चा होगा। यानी बाहर नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन ओनर का जो रेमुनरेशन है, फेयर रेमुनरेशन है, वो अपने इसमें से घटा करके चलेंगे। ये 24,000 रुपये का खर्चा अपने इसमें से कम करके चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,28,200 रुपये। ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। तो आपने पूरे क्वेश्चन में देखा कैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करनी है। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, पहला स्टेप है कि अपने को प्रत्येक वर्ष का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। ये प्रत्येक वर्ष का इसलिए निकाला जाता है क्योंकि अपने को जितने सालों का लाभ दिया जाता है उन सालों के लाभ के बारे में अगर कोई सूचना दी हुई है तो उस सूचना का एडजस्टमेंट इस लाभ में अपने कर देते हैं। उसके बाद अपने पास उस साल का, संबंधित साल का एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। जब इसी प्रकार अपने सभी सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद अपने को उन सब का एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो अगर अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालें तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है 1 से लेकर के आगे तक जितने साल हैं उतने वेट दिए जाते हैं। सबसे पहले साल को 1 वेट दिया जाता है और बढ़ती क्रम में आगे जो है वेट जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे वेट बढ़ाए जाते हैं। वेट देने के बाद अपने वेट का उस वर्ष के प्रॉफिट के साथ गुणा करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उन प्रोडक्ट का टोटल करके वेट के टोटल से उसको भाग कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, हम ये देखते हैं कि इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फ्यूचर में क्या क्या परिवर्तन संभावित है। फ्यूचर में कोई ऐसा खर्चा है जो होगा अब नहीं हो रहा था, वो अपने क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से घटाएंगे। फ्यूचर में कोई ऐसा खर्चा है जो अब हो रहा है फ्यूचर में नहीं होगा तो अपने इसको जोड़ेंगे। फ्यूचर में कोई आय अपने को अतिरिक्त मिलने वाली है जो अब नहीं मिल रही तो वो भी अपने इसमें जोड़ेंगे। अब जो आय हमें हो रही है फ्यूचर में नहीं होगी वो इसमें घटाएंगे। ठीक है, मालिक का जो फेयर रेमुनरेशन है, जो मालिक जो काम करेगा खुद उसका जो पारिश्रमिक है, उचित पारिश्रमिक है, वो भी अपने इसमें से घटा के चलेंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा।
तो ये आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपने कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3 इसके स्टेप थे। सबसे पहला अपने को है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका थ्योरीज़ की समझाई थी कि क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और इसको कैसे निकालते हैं, और उसकी विधि की अपने बात करी थी। इस वीडियो में अपने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चर्चा करी है। आशा है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगी। अगले वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।